हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटम। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रक्त के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्षारीय कहने का मतलब है कि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। यह हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाह करता है। यह प्रवाह के दौरान शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है, जिसके कारण इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें हमने जाना था कि पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है और रक्त कोशिकाएं पूरे ब्लड का 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है और रक्त कोशिकाएं, जिनमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, यह रक्त का ठोस भाग है। प्लाज्मा में हमने जाना था कि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन इत्यादि। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है और जब इस प्लाज्मा से इसका प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजेन जब निकाल दिया जाता है तो यह और भी हल्के पीले रंग का हो जाता है और इस लिक्विड को सीरम कहते हैं। यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन ना हो, यानी फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। उसके बाद हमने जाना था रक्त कोशिकाओं के बारे में, जिनमें आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और हम जानते हैं कि आरबीसी में एक प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन की विशेषता होती है कि यह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक यानी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप यह गैसों के विनिमय में यानी गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की या आरबीसी की कमी हो जाए तो इस बीमारी को रक्त अल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। इसलिए रक्त अल्पता की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन की प्रचुर मात्रा हो, जैसे पालक, केला, चुकंदर इत्यादि। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने जाना था कि यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें कोई वर्णक प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण इसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और यह हमारे बॉडी का सुरक्षा गार्ड होता है, यह हमारे बॉडी को किसी इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद हमने जाना था रक्त पट्टिकाणु, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी कहते हैं, और यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। डेंगू में अक्सर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण कई बार इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि चुकंदर, पालक, गिलोय इत्यादि का सेवन करना चाहिए। और अब आते हैं बच्चों आज के टॉपिक पर। आज हम जानने वाले हैं हृदय के बारे में, यानी हार्ट के बारे में। मानव का हृदय कैसा होता है? पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मानव का हृदय 4 चैम्बर का होता है। मैंने यह भी बताया था कि मछलियों में हृदय 2 चैम्बर का होता है। उससे एडवांस होते हैं एम्फीबियंस का हृदय 3 चैम्बर का होता है। लेकिन रेप्टाइल्स यानी सरीसृप का हृदय 3.5 चैम्बर का होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप मैंने बताया था कि क्रोकोडाइल्स होते हैं जिसका हृदय 4 चैम्बर का होता है। और मैमेलिया यानी स्तनधारी जो कि सबसे एडवांस वर्ग है, उसमें हृदय 4 चैम्बर का होता है, यानी 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल। तो आज हम लोग जानेंगे मानव के हृदय के बारे में। और मानव का हृदय कैसा होता है? हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो कहाँ स्थित है? आप याद करिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जब मैंने बताया था तब मैंने बताया था कि यह 2 फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और रिब्स के नीचे स्थित होता है। इसकी पोजीशन क्या है? यह वक्ष गुहा में यानी थोरैसिक कैविटी के मध्य में स्थित होती है, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में। इसकी पोजीशन मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी। यह विंड पाइप है और यहाँ से यह क्या है? ट्रैकिया है और यह है ब्रोंकस, और यह जो मैंने बनाया यह क्या है? लंग। तो यह जो लंग है इसके बीच में यह हृदय का स्थान है। हृदय यहीं पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन कहां पर है? यह दोनों लंग्स के बीच में स्थित है। और आप याद करें कि लंग्स जो होती है उसके चारों ओर रिब्स होता है, रिब केज, यानी रिब केज के अंदर
पसलियों के पिंजरे के अंदर हमारा यह कोमल अंग सुरक्षित रहता है, जैसे हमारा लंग और हृदय। तो इसके ऊपर इस तरह से रिब केज होती है, इस तरह से, है ना। तो यह थोरैसिक कैविटी में रिब केज के नीचे और दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। यह हृदय का स्थान है। तो आप हृदय का स्थान समझ गए होंगे कि हृदय कहाँ पाया जाता है। और यह हृदय किसका बना होता है? यह हृदय पेशियों का बना होता है, यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। यह मांसल संरचना है, तो यह किसकी बनी होती है? यह हृदय पेशियों की बनी होती है, यानी कि कार्डियक मसल्स की बनी होती है। कार्डियक शब्द जहाँ पर भी आए बच्चों, तो आप यह समझना कि यह हृदय से रिलेटेड है। कार्डियक शब्द हृदय से रिलेटेड है, ठीक है। हृदय क्या है? एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। हृदय का काम है पंप करना। बच्चों से ज्यादातर जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि हृदय का काम क्या है, तो कहते हैं रक्त को साफ करना, रक्त को शुद्ध करना। बच्चों से अक्सर यही आंसर आता है, पर ऐसा नहीं है। रक्त को शुद्ध करना फेफड़े का काम है। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। रक्त को शुद्ध करने का काम लंग्स का है, ना कि हृदय का। हृदय सिर्फ पंप करता है, यानी यह सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। यह क्या करता है? यह रक्त पर दबाव बनाकर उसे पूरे शरीर में भेजता है रक्त परिसंचरण के लिए। बच्चों, अब मैं बताऊंगी कि हार्ट को इजी वे में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बीचों बीच एक दीवार खींच देंगे, ठीक है। सबसे पहले हृदय के बीचों बीच एक दीवार बना लेंगे, और यह दीवार जब बनाएंगे तो ऊपर थोड़ी सी पतली बनाएंगे। ऊपर की दीवार थोड़ी पतली बनाएंगे और नीचे थोड़ी मोटी कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से हृदय के बीचों बीच एक हमने दीवार बना लिया। सबसे पहले आप काम यही करेंगे, यह बना लेंगे। हृदय की जो बीचों बीच हमने दीवार बनाई है, इस दीवार और इस पोर्शन के बीच थोड़ा स्पेस देंगे, क्योंकि हमें ब्लड सर्कुलेशन भी शो करना है। हृदय को बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको 2 मंजिला इमारत की तरह बनाएंगे। तो 1 मंजिला इमारत हमने बना ली ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, यह नीचे वाली इमारत भी कुछ इस तरह से बना लेंगे। और इसमें हमने मिला दिया। तो ये हृदय अब कैसा लग रहा है? यह 2 मंजिली इमारत की तरह लग रहा है ना। और इसके बीचों बीच हमने पहले से दीवार खड़ी कर रखी है। दीवार को सबसे पहले अगर बना लेते हैं तो हार्ट की जो ये स्ट्रक्चर है, यह बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इस दीवार को पहले बना लें, फिर ऊपर से यह स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मिला देना है, बस यहाँ से क्या करना है, मिला देना है। तो हमने क्या जाना कि हृदय एक कोमल मांसल संरचना है जो हृदय पेशियों की बनी होती है, यानी कि कार्डियक मसल्स की बनी होती है। और इसका शेप कैसा होता है? यह तिकोना होता है। और इसका शेप कैसा होता है? यह तिकोना होता है, यानी कि ऊपर की ओर यह चौड़ा होता है और नीचे की ओर यह नुकीला होता है। यह ऊपर का पोर्शन बेस कहलाता है और नीचे का पोर्शन एपेक्स कहलाता है। यह नुकीला पोर्शन जो है इसे एपेक्स कहते हैं। हार्ट की लंबाई 5 इंच होती है। इसकी लंबाई 5 इंच होती है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच होती है। और इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। हार्ट के चारों ओर क्या है कि दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे भी बना लेते हैं। यह हार्ट के चारों ओर वाली झिल्ली में बना रही हूँ। हार्ट थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। बाईं ओर की इसकी दीवार जो है, हार्ट की बाईं ओर की दीवार थोड़ी मोटी होती है, जिसके कारण यह ऐसा लगता है कि यह बाईं ओर झुकी हुई है। तो हृदय का शेप हमने देख लिया कि हृदय का शेप कैसा होता है। हृदय का शेप तिकोना होता है, आगे की ओर चौड़ा और पीछे की ओर सकरा होता है, जिसके कारण यह तिकोना दिखाई पड़ता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। जो दोहरी झिल्ली है इसको कहते हैं हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियम कहते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एग्जाम्स में आ सकता है कि हृदय जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे पेरिकार्डियम कहते हैं या हृदय आवरण कहते हैं। जैसे हम अपने हर कीमती चीज को सुरक्षित रखते हैं, किसी कवर में लपेट कर रखते हैं या फिर किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं, उसी तरह से प्रकृति ने भी क्या किया है, जो बहुत कोमल ऑर्गन है उसे क्या किया, उसने झिल्लियों में लपेट कर रखा है।
तो हृदय जिस झिल्ली में लपेटा हुआ है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक कैविटी यानी कि गुहा होती है, उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। उस कैविटी को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। यानी पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियां जो होती हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और उसमें एक लिक्विड भरी रहती है जिस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। और यह द्रव क्या करता है? यह पेरिकार्डियल द्रव हृदय को किसी भी प्रकार के इंजरी से, आघात से बचाता है और यह हृदय में होने वाले घर्षण से भी बचाता है। हार्ट जब धड़कता है, इस तरह से फैलता सिकुड़ता है, तो एक घर्षण उत्पन्न होती है हार्ट और इसकी दीवार के बीच। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? उसी घर्षण से बचाता है। हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में जो घर्षण होती है उस घर्षण से यह पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। तो हमारे कोमल अंग को बचाने के लिए यह पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के आघात से, घर्षण से, इंजरी से हार्ट को बचा के रखता है। मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। तो यह 4 वेश्म कौन सा है? 2 आलिंद और 2 निलय। अब इस डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ पर इसकी पोजीशन है आलिंद और निलय की। तो यह मेरा राइट हैंड है, मैंने राइट हैंड से बनाया है। तो यह भाग कौन सा होगा? लेफ्ट होगा, यानी यह बायां भाग है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? लेफ्ट। और यहाँ भी क्या लिख लेंगे? लेफ्ट। पहले आप लेफ्ट डिनोट कर लें। आपके राइट हैंड के जो आगे आए वह लेफ्ट भाग है, तो यहाँ हमने पहले लेफ्ट लिख लिया, यहाँ भी लेफ्ट लिख लिया। और इधर क्या हो गया? राइट। ऊपर वाला भाग जो होता है, आगे वाला भाग जो ऊपर स्थित है वह होता है अलिंद, और जो भाग नीचे स्थित है उसे कहते हैं निलय। तो यह क्या हो गया? एट्रियम और यह वेंट्रिकल। तो मैंने क्या बताया था कि मनुष्य में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो 1, 2, इसे काउंट कर लें, 1, 2, 3 एंड 4। तो यह हो गए 4 चैम्बर्ड हार्ट, है ना? 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गए मनुष्य के। तो यह क्या है? आगे है यानी ऊपर है, तो क्या लिख ले इसे? राइट एट्रियम, और यह लेफ्ट एट्रियम, और भीतर है यानी नीचे है तो निलय, या क्या कहेंगे इसे? वेंट्रिकल। तो यहाँ यह राइट वेंट्रिकल हो गई और यह लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई। क्या अभी समझने में कोई दिक्कत है? ऊपर वाला भाग अलिंद है, ऊपर या आगे का भाग जो है अलिंद है या एट्रियम है, और नीचे का भाग निलय है, या अगर इंग्लिश में याद रखते हैं तो भीतर वाला भाग वेंट्रिकल है। ठीक है? तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यह जो बीचों बीच दीवार हमने बनाया है उसका क्या नाम है? यह दीवार क्या करता है? यह दीवार राइट भाग और लेफ्ट भाग को अलग रखता है, जो कि क्या करती है? राइट भाग वाले ब्लड को लेफ्ट में मिक्सअप नहीं होने देती। इस दीवार का काम है ब्लड को सेपरेट रखना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेप्टम कहते हैं। यह भाग क्या है? इसे सेप्टम कहते हैं। यह जो पोर्शन है सेप्टम है, और यह जो सेप्टम है वो मैंने बताया था कि आगे की ओर यह पतली होती है और पीछे की ओर थोड़ी मोटी होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं, या इसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। और यह अंतरा आलिंद भित्ति क्या करती है? राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग रखती है। और यह जो नीचे का भाग है, जो मैंने कहा था कि थोड़ी मोटी होती है, इसे अंतरा निलय भित्ति कहते हैं, यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं इसे। निलय की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि निलय में ब्लड फोर्सफुली फ्लो होता है, प्रेशर ज्यादा होता है यहाँ, जिसके कारण इसकी दीवारें मोटी होती हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि दीवार इसकी मोटी है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि दीवार मोटी है। इसका यही रीजन है कि वेंट्रिकल में ब्लड पूरे फोर्स के साथ बहती है, जिसके कारण दीवारों का मोटा होना बहुत जरूरी है। इसलिए निलय की दीवारें मोटी होती हैं। और आलिंद की दीवारें पतली क्यों होती हैं? क्योंकि आलिंद में ब्लड सिर्फ आके ठहरता है। अब यह जो दायां आलिंद है
यह दायां निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलती है। यह क्या है? यहाँ पर एक छिद्र होती है जिसके द्वारा दायां अलिंद इस दायां निलय में खुलती है। अब हर्ट के बारे में ऐसा समझ लो कि हर्ट में 4 कमरे हैं और चारों कमरे में से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। मान लो यह चारों कमरे हैं और बीच में यह दीवार है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो इस कमरे से इस कमरे में जाने के लिए तो कोई दरवाजा चाहिए ना। इस कमरे से इस कमरे में जाने के लिए दरवाजा चाहिए। यहाँ से यहाँ तो आना संभव नहीं है क्योंकि यह दीवार है, लेकिन यहाँ से यहाँ आना संभव है, यहाँ से यहाँ आना संभव है। तो इस कमरे से इस कमरे में आने के लिए एक दरवाजा चाहिए। तो यहाँ पर एक छिद्र होती है जिससे अलिंद निलय में खुलती है। इसी छिद्र के द्वारा अलिंद किस में खुलती है? निलय में खुलती है। तो इस छिद्र का कुछ नाम होगा। इस छिद्र को क्या कहते हैं? इस छिद्र को कहते हैं दायां अलिंद निलय छिद्र। दाएं साइड है, यह राइट साइड है, इसलिए दायां अलिंद निलय छिद्र। अलिंद और निलय के बीच में स्थित है, इसलिए दायां अलिंद निलय छिद्र। और इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट होता है। यह इस तरह से इस छिद्र पर क्या होता है? त्रिदली कपाट होता है जो क्या करता है? यह ब्लड जो यहाँ से आएगा इस छिद्र से होते हुए इसे अलिंद से निलय में आने तो देगा लेकिन वापस नहीं जाने देगा। यहाँ से ब्लड आ तो सकता है, यहाँ से ब्लड आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता। बैक फ्लो रोकता है ये। ट्राइकुस्पिड वाल्व क्या करता है? अलिंद से ब्लड को निलय में आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। यह वाल्व जो है इस तरह से होती है और यह क्या करती है? ब्लड को, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन इधर से हो रहा है अलिंद से निलय की ओर, तो यह ट्राइकुस्पिड वाल्व यानी त्रिदली कपाट क्या करता है? ब्लड को अलिंद से निलय में आने तो देगा, इस तरह से खुल जाएगा। ब्लड का फ्लो अलिंद से निलय की ओर हो तो जाएगा लेकिन फिर वापस यहाँ से नहीं आ पाएगा। यह क्या होता है? बंद हो जाता है। इस तरह से अलिंद से जब निलय की ओर ब्लड जा रहा है तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब वापस ब्लड आना चाहेगा इस रास्ते से तो संभव नहीं क्योंकि यह त्रिदली कपाट बंद हो जाती है, जिसके कारण बैक फ्लो नहीं हो पाता ब्लड का। ब्लड क्या है? वापस उसी रास्ते नहीं जा सकता क्योंकि यह त्रिदली कपाट इस तरह से बंद हो जाती है। अब क्या है कि इस कमरे से इस कमरे में आने के लिए भी कोई दरवाजा होना चाहिए, तो इस कमरे से इस कमरे में आने के लिए भी दरवाजा होता है। बायां अलिंद बाएं निलय में खुलेगा किस तरह से? एक छिद्र यहाँ भी उपस्थित होगी, तो एक छिद्र यहाँ भी उपस्थित होती है। इसी छिद्र के द्वारा बाएं अलिंद से रक्त बाएं निलय में आता है। इसी छिद्र से रक्त क्या है? बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है। तो इस तरह से बाएं अलिंद से रक्त कहाँ आया? बाएं निलय में। किस छिद्र से? इसी छिद्र से। तो इस छिद्र का कुछ नाम होगा। इस छिद्र का नाम क्या है? इसका नाम बाएं साइड है तो बायां अलिंद निलय छिद्र। नाम में क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, अलिंद निलय। और बाएं साइड है तो बायां अलिंद निलय छिद्र। और इस छिद्र के ऊपर भी कोई वाल्व होगा जो ब्लड को आने तो देगा। अगर ये छिद्र खुला रहेगा तो ब्लड फिर वापस भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड आता तो है निलय में, अलिंद से निलय में ब्लड आता तो है लेकिन वापस नहीं जाता इसी रास्ते से, क्योंकि इस छिद्र को बंद करने के लिए भी एक वाल्व है। जैसा यहाँ पर इस छिद्र को बंद करने के लिए एक वाल्व था जिसे ट्राइकुस्पिड वाल्व कहा हमने, तो उसी तरह से यहाँ पर इस छिद्र को भी बंद करने के लिए एक वाल्व होती है जिसे बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। इसे थोड़ा मैं मिटा देती हूँ। इसे क्या कहेंगे? बाइकुस्पिड वाल्व कहेंगे या मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो यह जो वाल्व है यह क्या करती है? ब्लड को अलिंद से ब्लड को निलय में आने तो देगी, लेकिन जब ब्लड इस रास्ते गुजर जाएगी इस छिद्र से होते हुए तो इस छिद्र को फिर यह बंद कर देगी। यह जो बाइकुस्पिड या मिट्रल वाल्व है यह क्या करेगी? इस छिद्र को बंद कर देगी
ताकि ब्लड वापस उसी रास्ते से नहीं जा सके। ठीक है, काम समझ में आ गया कि ये दोनों वाल्व क्यों जरूरी है। तो यह हो गई ट्राइकस्पिड वाल्व और यह हो गई बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व, जिसे मैंने रब कर दिया था, फिर से मैंने दोबारा बना दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके अगले भाग के बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। यह क्या है? एक बड़ी सी फुफ्फुस चाप निकलती है जिसे पल्मोनरी आर्च कहते हैं। तो बीच का यह हिस्सा हम लोग क्या करेंगे? रब कर लेंगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो दिखाना है। यह कहाँ से निकल रही है? दायां निलय के ऊपरी हिस्से के बाईं ओर से निकल रही है। यह इस तरह से निकल रही है बाईं ओर से, और इसका नाम क्या है? फुफ्फुस चाप, यानी इसको क्या कहेंगे? इसको रब कर लेते हैं, इसको पल्मोनरी आर्च कहते हैं। पल्मोनरी शब्द जहां भी आए तो आप यह समझ लो कि वह लंग से रिलेटेड है। तो यह जो फुफ्फुस चाप या पल्मोनरी आर्च निकली है, फुफ्फुस शब्द लंग से रिलेटेड है, पल्मोनरी शब्द लंग से रिलेटेड है। तो यह जो फुफ्फुस चाप है यह कहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी? यह हार्ट के निलय से निकलकर कहाँ जा रही है? यह फुफ्फुस शब्द मैंने बताया कि लंग से रिलेटेड है, तो यह सीधे लंग में जाएगी। अब ब्लड का फ्लो दायां निलय से इस तरफ हो रहा है, तो बैक फ्लो ना हो, ब्लड यहाँ से ऐसे सीधे जाए और वापस इसी रास्ते से ना घूम जाए, इसके लिए यहाँ पर भी क्या वाल्व होंगे? तो यहाँ पर भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, यानी कि 3 सेमी लूनर वाल्व होते हैं इसमें। यहाँ जो वाल्व है यह क्या करती है? यह जो कि ब्लड को इस तरह तो जाने देगी लेकिन वापस इसी रास्ते से आने नहीं देगी। इसके लिए यहाँ पर क्या है? 3 अर्धचंद्राकार वाल्व है। तो अब तक हमने कितने वाल्व पढ़ लिए? यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व हमने पढ़ा, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व पढ़ा हमने। फिर यह जो पल्मोनरी आर्च निकल रही है दाएं निलय से, इसमें भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। यह 3 वाल्व हमने पढ़ लिया। और यह जो फुफ्फुस चाप है यानी पल्मोनरी आर्च, यह दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बंट जाती है और यह रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शब्द ही फेफड़ों से रिलेटेड है। तो यहाँ से ब्लड सीधे फुफ्फुस चाप में जाती है और यहाँ से सीधे फेफड़ों में चली जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट की क्या है कि बायां निलय के अगले भाग के दाएं कोने से, यह दायां कोना है। जैसे यहाँ से हमने देखा कि फुफ्फुस चाप निकल रही है, तो यहाँ से क्या निकल रही है? महाधमनी या महाधमनी चाप निकलेगी। ठीक है, जिसे एओर्टा कहते हैं। तो यहाँ से हमने निकाल दिया इस तरह से एओर्टा। तो इस तरह से क्या निकल गया? यह यहाँ से इस तरह से क्या निकलेगा? एओर्टा। ठीक है, इसे रब कर देते हैं, या महाधमनी या जिसे एओर्टा भी कहते हैं। ब्लड यहाँ ओवर ब्रिज की तरह फ्लो हो रहा है, जैसे ब्लड इधर से जा रहा है पल्मोनरी आर्च से होते हुए लंग में, तो और यह जो नीचे की ओर जा रहा है यह है महाधमनी चाप। यह क्या है? महाधमनी चाप है। इस तरह से पल्मोनरी आर्च से ब्लड जा रहा है और उसके नीचे से महाधमनी चाप से ब्लड जा रहा है। और जहां से महाधमनी चाप निकल रही है उसके उद्गम स्थल पर क्या हो रहा है? एक वाल्व लगी होती है। इस वाल्व का काम क्या है कि रक्त को महाधमनी चाप से यह जाने देता है। इस तरह से रक्त क्या है? निलय में रक्त है, निलय से रक्त कहाँ जाएगा? महाधमनी चाप में तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। इधर से जा तो रहा है लेकिन वापस इधर इसी रास्ते मुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग पर वाल्व लगी हुई है जो कि बैक फ्लो को रोकेगा। इस तरह से अगर ब्लड आना भी चाहे वापस तो आ नहीं सकती, क्योंकि यह यहाँ पर वाल्व है। शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली जो धमनियां होती हैं वह इसी महाधमनी चाप से निकलती है। सिर्फ फेफड़ा को छोड़कर, फेफड़ा में जो धमनियां जाती हैं वह इसका एक्सेप्शन है। तो दाएं आलिंद में क्या है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है और यह अशुद्ध रक्त 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा, अशुद्ध रक्त 2 अग्र महाशिरा तथा एक पश्च महाशिरा से आती है। इस तरह से अशुद्ध रक्त आ रही है यह पश्च महाशिरा से और इधर से 2 अग्र महाशिरा होती है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रही है। तो हृदय किस प्रकार से काम करता है? हृदय इस प्रकार से संकुचित होता है, फिर यह शिथिल पड़ता है, संकुचित होता है फिर शिथिल पड़ता है।
तो हृदय में बार बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, जिसके कारण ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो पाता है। सिर्फ आप याद रख लें, सिस्टोल यानी संकुचन, संकुचन, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके विपरीत जो होती है क्रिया वो डायस्टोल, जब एक बार हृदय सिकुड़ता है और एक बार रिलैक्स होता है, तो इसे सिकुड़ने और रिलैक्स होने को एक धड़कन कहते हैं, यानी हार्ट बीट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि हृदय में संकुचन और शिथिलन की क्रिया हो रही है। तो हृदय के चारों वेश में एक साथ ना तो सिकुड़ते हैं और ना एक साथ शिथिल पड़ते हैं। जब दोनों आलिंद में संकुचन की क्रिया हो रही है तब दोनों निलय शिथिल पड़े रहते हैं, और जब दोनों निलय में संकुचन की क्रिया होती है तब यह आलिंद शिथिल पड़े रहते हैं। इस बात को आप जरूर याद रखें कि जब आलिंद में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो निलय, निलय जो नीचे का हिस्सा है वह शिथिल रहता है, वह रिलैक्स रहता है, और जब निलय में संकुचन होती है तो ऊपर का हिस्सा आलिंद रिलैक्स रहता है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो हृदय की जो क्रिया विधि है वह समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं वही समझा रही हूँ। अब तक हमने क्या देखा कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ आ गए, दाएं अलिंद में आ गए, और अब अशुद्ध रक्त का फ्लो कहाँ होगा, इस ओर होगा, इस ओर। तो यहाँ पर अलिंद और निलय के बीच में क्या है, एक छिद्र है। यहाँ पर क्या है, एक छिद्र है। इस छिद्र के द्वारा अशुद्ध रक्त निलय में प्रवेश करेंगे। आप याद करें इसका नाम क्या है, इसका नाम है दायां, यह दायां पोर्शन है, दायां अलिंद निलय छिद्र। तो अशुद्ध रक्त दायां अलिंद निलय छिद्र जो कि यहाँ पर है, इस छिद्र से होते हुए कहाँ आएंगे, दायां निलय में आएगा। तो दायां निलय में जैसे ही ब्लड आया तो यह जो छिद्र है वह क्या हो गया, बंद हो गया, ताकि बैक फ्लो ना हो। यह जो रक्त आया है यह उल्टे रास्ते ना चला जाए, इसलिए यह क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व ने क्या किया, इस छिद्र को बंद कर दिया। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी एक ढक्कन जैसा है जो कि इस छिद्र को इस तरह से बंद कर लेता है। तो अब क्या है कि ब्लड आ तो गया। तो अब तक हमने जाना कि यह दायां अलिंद अशुद्ध रक्त से भर चुका है, अशुद्ध रक्त से यह भरा हुआ है, और वहीं बायां अलिंद शुद्ध रक्त से भर चुका है। यह जो फुफ्फुस शिराएं हैं, यह फुफ्फुस शिराएं हैं, यह जो फुफ्फुस शिराएं हैं यह शुद्ध रक्त जो फेफड़े से लेकर आई है उससे यह बायां अलिंद भर चुका है। दायां अलिंद अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है, यानी राइट एट्रियम अशुद्ध रक्त से भर गया है। इसे मैं डॉट से दिखा देती हूँ। यह क्या है, अशुद्ध रक्त से भर गया है। अब यह अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है, दायां अलिंद अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, फुफ्फुस शिराओं ने जो शुद्ध रक्त लाया है उससे यह बायां अलिंद भर चुका है। बायां अलिंद किस तरह से भरा हुआ है, शुद्ध रक्त से भरा हुआ है। फुफ्फुस शिराओं ने फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त लाया है उससे यह बायां अलिंद भरा हुआ है, यानी हार्ट का ऊपर का 2 चैम्बर भर चुका है। एक चैम्बर जो कि अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है और दूसरा चैम्बर शुद्ध रक्त से भरा हुआ है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अलिंद में जब संकुचन होता है तो निलय शिथिल पड़ा रहता है। तो अब जब अलिंद भर चुका है तो अब क्या होगा, अलिंद पूरी तरह से अब भर गया है। अब इसमें संकुचन होगा। अब इसमें क्या होगा, संकुचन होगा, यानी सिकुड़ेगा अलिंद। तो जब अलिंद सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो नीचे की ओर होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगा। अलिंद जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नीचे की ओर होगा, शुद्ध रक्त भी नीचे की ओर आएगा और शुद्ध रक्त भी नीचे की ओर आएगा। तो इसके लिए क्या है कि निलय जो है वह शिथिल पड़ जाएगा, यानी फैल जाएगा। यह जो ऊपर का पोर्शन है अलिंद, यह जब सिकुड़ेगा तो ब्लड नीचे की ओर पंप होगा, इस तरह से ब्लड नीचे की ओर पंप होगा। तो अब क्या है, अब निलय फैल जाएगा, यानी रिलैक्स कर जाएगा।
अब जब अलिंद में सिकुड़न हो रहा है तो निलय फैल रहा है। इससे क्या होगा, अशुद्ध रक्त निलय में चला आएगा। अशुद्ध रक्त कहाँ से, दायां अलिंद से दायां निलय में चला आ रहा है। यह दायां निलय में चला आया। अब इस तरफ देखते हैं, यह बायां अलिंद पूरी तरह से शुद्ध रक्त से भरा हुआ है और जब इसमें संकुचन होगा तो शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, इस तरह से शुद्ध रक्त बायां निलय में आ जाएगा। इस तरह से जब दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं, यानी जब अशुद्ध रक्त पूरी तरह से दायां निलय में पहुंच जाता है और शुद्ध रक्त पूरी तरह से, जब अलिंद खाली हो जाता है और शुद्ध रक्त पूरी तरह से बायां निलय में पहुंच जाता है ना। यह पोर्शन क्या है, खाली हो चुका है। तो यह पोर्शन अब क्या है, खाली है। क्योंकि अशुद्ध रक्त कहाँ चला आया है, अशुद्ध रक्त अब निलय में भर गया है। अलिंद खाली हो चुका है, अलिंद पूरी तरह से खाली हो गया है और अशुद्ध रक्त कहाँ आ गया, दायां निलय में भर चुका है। और यहाँ देखते हैं, अब यह बायां अलिंद पूरी तरह से खाली हो गया है। शुद्ध रक्त अब कहाँ पहुंच गया है, अब बायां निलय में पहुंच गया है। तो अब क्या है कि निलय पूरी तरह से भरा हुआ है। दायां निलय अशुद्ध रक्त से भर गया है और बायां निलय शुद्ध रक्त से भर गया है। तो जब यह पोर्शन भर गया है तो अब इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। अब निलय संकुचित होगा। जब निलय संकुचित होगा तो ऊपर का पोर्शन रिलैक्स होगा। अब क्या होगा कि बैक फ्लो ना हो जाए, या अशुद्ध रक्त फिर वापस ना चला जाए, या शुद्ध रक्त फिर वापस बाएं अलिंद में ना चला जाए। तो इसके लिए क्या है कि बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। अब जो यहाँ पर छिद्र प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हमने छिद्र देखा था, यह छिद्र जिससे अशुद्ध रक्त आया है निलय में, इस दायां अलिंद निलय छिद्र को अब यह ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करेगा, इस तरह से बंद कर लेगा, इसे ढक लेगा ताकि बैक फ्लो ना हो। अब यह अशुद्ध रक्त वापस दायां अलिंद में नहीं जा सकता है, क्योंकि इस छिद्र को बंद कर लिया किसने, ट्राइकस्पिड वाल्व ने। तो अब यह छिद्र ही बंद हो गया है तो ब्लड वापस नहीं जा सकता है ना। और अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ भी वैसी ही व्यवस्था है। यानी निलय जब पूरी तरह से भर चुका है तो अब बैक फ्लो की संभावना बनती है, लेकिन बैक फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो छिद्र है जिसे हमने बायां अलिंद निलय छिद्र कहा, इस बायां अलिंद निलय छिद्र को एक वाल्व जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। तो यह बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है, इस छिद्र को ढक लेता है। इस तरह से इस बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के द्वारा जब इस छिद्र को ढक लिया जाता है तो बैक फ्लो की संभावना नहीं होती। अब ब्लड कहाँ है, पूरी तरह से निलय में, तो निलय में अब संकुचन होगा और अलिंद में शिथिलन होगा। अब जब निलय में संकुचन हो रहा है, जब निलय सिकुड़ रहा है तो प्रेशर पड़ेगा और ब्लड का फ्लो कहाँ होगा। अब ब्लड जो दायां निलय में है, यह अशुद्ध रक्त, यह सब क्या है, अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है। तो अशुद्ध रक्त अब कहाँ जाएगा, अशुद्ध रक्त इस तरह से जाएगा। अशुद्ध रक्त अब इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस चाप के द्वारा कहाँ चला जाएगा, यह फेफड़े में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। निलय में जब संकुचन होता है तो अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस चाप से होते हुए लंग में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। एक बार आप यहाँ पर डायग्राम को फिर से देख लें। अशुद्ध रक्त पूरे बॉडी से आया, 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्चिम महाशिरा के द्वारा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में जब संकुचन होता है तब यह दायां अलिंद निलय छिद्र से होते हुए रक्त कहाँ चला आता है, दायां निलय में चला आता है। और जब निलय में संकुचन होता है तब फिर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस चाप से होते हुए फेफड़े में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। तो इस रास्ते से ब्लड कहाँ गया, शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चला गया। अब वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है, शुद्ध रक्त फेफड़े से आता है फुफ्फुस शिराओं के द्वारा यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त आया, कहाँ आया, बाएं अलिंद में यानी लेफ्ट एट्रियम में आया। जब
बाएं एट्रियम में संकुचन होता है। तो रक्त का प्रवाह किधर होता है? नीचे की ओर। तो रक्त बायां अलिंद निलय छिद्र से होते हुए निलय में प्रवेश करता है, और जब निलय में संकुचन होता है तो ब्लड फिर कहाँ जाता है? ब्लड इस तरह से फ्लो करता है, और यह जो अशुद्ध रक्त जा रहा है एक ओर पल्मोनरी आर्च से होते हुए, वही शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? नीचे से होते हुए। यह नीचे से होते हुए मैंने बताया था कि एक क्रॉस ब्रिज बनती है, तो ऊपर से यह क्या हो रहा है कि अशुद्ध रक्त जा रहा है शुद्ध होने लंग की ओर, वहीं दूसरी ओर शुद्ध रक्त निलय से होते हुए कहाँ जा रहा है? महाधमनी चाप में या एओर्टा में। ठीक है, महाधमनी चाप को ही एओर्टा कहते हैं। तो शुद्ध रक्त नीचे से कहाँ जा रहा है? महाधमनी चाप में, और महाधमनी चाप से होते हुए या पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो शुद्ध रक्त का एक बार डायरेक्शन देख लें फिर से शुद्ध होकर रक्त किस मार्ग से आया है? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा आया है, या फुफ्फुस शिराएं हैं। फुफ्फुस शिराओं के द्वारा जब शुद्ध रक्त बायां अलिंद में प्रवेश करता है, और जब अलिंद में संकुचन होता है तो अलिंद से रक्त का प्रवाह नीचे निलय की ओर होता है, और जब निलय में संकुचन होता है तो रक्त का प्रवाह किधर होता है? महाधमनी चाप की ओर होता है। फिर महाधमनी चाप से होते हुए विभिन्न धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में चला जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए रक्त परिवहन को द्विगुण परिवहन कहते हैं, यानी कि डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन इसलिए क्योंकि एक परिवहन पूरा करने में हृदय से रक्त 2 बार गुजर रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, रक्त परिवहन का एक चक्र यानी हृदय में रक्त का एक बार भरना फिर उसका बाहर होना, इसे हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी रक्त का एक परिवहन जिसमें हृदय में रक्त का एक बार भरना और बाहर जाना, इसे क्या कहते हैं? इसे हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जिसे आप ध्यान से सुने। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे शिरा अलिंद छिद्र या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। इसे ऐसे नोड भी कहा जाता है। इस साइनो ऑरिकुलर नोड को ऐसे नोड कहते हैं या इसे पेस मेकर भी कहते हैं। और यह कहाँ पर उपस्थित होती है, इसकी पोजीशन देख लेते हैं। यह जो ऐसे नोड है यह राइट एट्रियम के उस स्थान पर होती है जहां पर अग्र महाशिरा, यानी यह जो है अग्र महाशिरा, जहां से यह पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त ला रही है, इस अग्र महाशिरा के उसके प्रवेश द्वार पर रहती है। यह पेस मेकर या ऐसे नोड कहाँ रहती है? राइट एट्रियम के अग्र महाशिरा के प्रवेश द्वार पर रहती है। और यह क्या है? यह कोशिकाओं का समूह है, यानी तंत्रिका ऊतक है। यह एक प्रकार की तंत्रिका ऊतक है जो कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यह ऐसे नोड क्या करती है? यह एक बहुत ही मंद गति की विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को उत्पादित करती है। और यह इलेक्ट्रिक करंट क्या काम करता है? यह हृदय पेशियों को यानी कि कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। और इस विद्युत धारा को, जो ऐसे नोड के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस विद्युत धारा को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और इसके द्वारा अंकित जो रेखा चित्र होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक जो यंत्र है वह जो रेखा चित्र बनाती है इस तरह से जिग-जैग, उस रेखा चित्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और कभी कभी किसी पेशेंट का हृदय काम ठीक से नहीं करता तो क्या करते हैं? उसका यानी पेसमेकर ठीक से काम नहीं करता, यानी कि पेसमेकर भली भांति इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट नहीं कर पाता, जिसके कारण कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। जिन लोगों का हृदय ठीक से काम नहीं करता उसमें
पेस मेकर लगा दिया जाता है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी थी वह हर बातों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। एक बार आप फिर से देख लें कि मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है। ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं यानी एट्रियम, और नीचे वाले को नीले यानी वेंट्रिकल कहते हैं। यह 4 चैम्बर है, 2 अलिंद और 2 नीले, और बीच में यह दीवार मैंने बनाई थी। इस पोर्शन में अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं जो कि पतली होती है थोड़ी, और नीचे वाले पोर्शन में थोड़ी मोटी होती है जिसे अंतरा नीले भित्ति कहते हैं। और यह क्या करती है, राइट साइड के ब्लड को लेफ्ट साइड में मिक्सअप नहीं होने देती, इसका यही काम है। दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में एक छिद्र होती है जिसे दायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं, और इस छिद्र को ढकने के लिए एक कपाट होती है जिसे त्रिदली कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस साइड आते हैं, इस साइड यह है बायां अलिंद और यह है बायां नीले। बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में भी एक छिद्र होती है जिसे बायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं, और इस छिद्र को ढकने के लिए भी कपाट होती है जिसे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। अब दायां नीले के ऊपरी भाग से एक चाप निकलती है जिसे फुफ्फुस चाप या पल्मोनरी चाप कहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि बाएं नीले के ऊपरी भाग से एक महाधमनी चाप निकलती है यानी एओर्टा निकलती है, और यहाँ पर भी एक वाल्व होते हैं। यहाँ पर भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं, और पल्मोनरी आर्च के पास भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। और हमने यह जाना था कि हृदय के चारों वेस में एक बार संकुचन या शिथिलन नहीं होती। जब ऊपर का हिस्सा आलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला हिस्सा नीले रिलैक्स होता है, और जब नीले संकुचित होता है तो ऊपर का हिस्सा आलिंद रिलैक्स होता है यानी अपोजिट चलता है। और जब हृदय के वेस्मों में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, तो जब हृदय के वेस्मों में संकुचन होता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, और जब शिथिलन होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिल करके एक धड़कन यानी एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्लड का फ्लो हो रहा है। एक बार आप फिर से देख लें। अशुद्ध रक्त 2 अग्र महाशिरा और एक पश्चिम महाशिरा से दायां अलिंद में आता है। अलिंद जब अशुद्ध रक्त से पूरी तरह से भर जाता है, वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि शुद्ध रक्त फेफड़ों से पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है, और जब शुद्ध रक्त से बायां अलिंद भी भर जाता है तो ऊपर का हिस्सा अब क्या है, अलिंद पूरी तरह से भर चुका है। दायां अलिंद अशुद्ध रक्त से, बायां अलिंद शुद्ध रक्त से। तो अब क्या मैंने बताया था कि अलिंद में संकुचन होगा। जब अलिंद में संकुचन होता है तो ब्लड का फ्लो नीचे की ओर होता है, ब्लड इस तरह से नीचे की ओर फ्लो करता है। जब इस अलिंद में संकुचन हो रहा है तो ब्लड इस छिद्र के द्वारा, इस छिद्र का क्या नाम है, इस छिद्र का नाम है दायां अलिंद नीले छिद्र। इस दायां अलिंद नीले छिद्र के द्वारा ब्लड नीले में पहुंच जाता है। इस तरह से सारा ब्लड नीले में पहुंच जाता है और यह पोर्शन खाली हो जाता है। यहाँ अब अशुद्ध रक्त नहीं बचता। उसी तरह से जब बायां अलिंद संकुचित होता है तो शुद्ध रक्त इस छिद्र से होते हुए नीचे की ओर आता है। इस छिद्र का नाम क्या है, इस छिद्र का नाम है बायां अलिंद नीले छिद्र। इस बायां अलिंद नीले छिद्र से शुद्ध रक्त नीले में भर जाता है। और अब क्या है, नीले शुद्ध रक्त से भर गया और अलिंद शुद्ध रक्त से खाली हो गया। यहाँ पर अब शुद्ध रक्त नहीं है, सारा शुद्ध रक्त नीले में चला आया है। अब क्या होगा कि ब्लड यहाँ से यहाँ आ तो गया, अलिंद से नीले में आ तो गया, बैक फ्लो हो सकता है, लेकिन बैक फ्लो होता नहीं क्योंकि इस छिद्र को बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व ने ढक लिया इस तरह से। तो अब बैक फ्लो की संभावना नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर अशुद्ध रक्त अलिंद से जब नीले में पूरी तरह से भर जाता है तो यह जो
ट्राइकास्पिड वाल्व है, यह इस छिद्र को बंद कर लेती है। अब यह छिद्र ही बंद हो गई तो बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का। अब क्या होता है, नीले पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ है और अलिंद पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब क्या होगा, नीले में संकुचन होगा। नीले में अब क्या है, संकुचन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो नीले में भरा हुआ है वह अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्च से होते हुए लंग में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। और यहाँ भी बैक फ्लो हो सकता है। पल्मोनरी आर्च में जो ब्लड जा रहा है उसका विपरीत दिशा में प्रवाह हो सकता है। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या है, यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व लगे हुए हैं पल्मोनरी आर्च में। यह जो वाल्व है यह विपरीत दिशा में रक्त को नहीं आने देता। जब रक्त शुद्ध होकर फेफड़ों से अलिंद में आया और अलिंद से अब नीले में आया, तो अब यहाँ से इस नीले में संकुचन होगा और शुद्ध रक्त का प्रवाह किस तरह से होगा, तो शुद्ध रक्त अब नीचे से महाधमनी चाप से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाएगा। और अब क्या है, अब अलिंद रिलैक्स हो गया। जब यहाँ संकुचन हो रहा है तो अलिंद रिलैक्स हो गया। इन सारी बातों में हमने क्या देखा कि रक्त परिवहन का एक चक्र पूरा होने में हार्ट से ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको ऐसे नोड के बारे में बताया था कि हृदय में संकुचन तथा शिथिलन एक विशेष प्रकार के ऊतक के द्वारा होता है, एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, यानी कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं। और यह कहाँ पर सिचुएटेड है, अग्र महाशिरा, और यह राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद के उस स्थान पर सिचुएटेड है जहां पर अग्र महाशिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है। इसके प्रवेश द्वार पर यह स्थित होता है, पेसमेकर, जिसे ऐसे नोड या पेसमेकर कहते हैं। इसकी यह पोजीशन है, यह इस जगह पर होती है और इसका काम है, यह बहुत ही मंद गति का विद्युत धारा उत्पन्न करती है जो कार्डियक मसल्स को संकुचित होने के लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रेरित करती है। पेसमेकर के द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस धारा को मापने के लिए जो यंत्र होता है उस यंत्र को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र जो रेखा चित्र बनाती है इस तरह से, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं यानी ईसीजी कहते हैं। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि रक्त परिवहन का एक चक्र यानी हृदय में रक्त का एक बार भरना और बाहर जाना, इसे हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। इस तरह से बच्चों हमने हार्ट की स्टडी समाप्त कर ली है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करवाए हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपकी समझ डेवलप नहीं हो पाएगी, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में कठिनाई हो सकती है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।